Hello everyone and welcome back once again in another session of accounting। देखिए क्लास 11 की अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी में हम आज जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डेप्रीसिएशन। और ये चैप्टर हरियाणा एडिशन के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 16 है। तो देखिए डेप्रीसिएशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा मीनिंग स्टडी करते हैं। लेकिन अगर मैं अभी आपको एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बताना चाहूँ, सिंपल सा मतलब मीनिंग बताना चाहूँ, तो व्हाट डू वी मीन बाय डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू। मतलब जब कीमत में, वैल्यू में किसी तरह की कोई गिरावट आ जाती है, रिडक्शन हो जाती है, तो उस गिरावट को हम बेसिकली डेप्रीसिएशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये डेप्रीसिएशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, शेयर कीजिए वीडियोस को भी और अपने व्यूज भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। लेकिन आप अपने व्यूज शेयर कर सको तो उसके लिए हमें पहले कुछ डिस्कस भी तो कर लेना चाहिए ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द डेप्रीसिएशन। देखो हर एक बिजनेस में किसी ना किसी तरीके के फिक्स्ड एसेट को जरूर यूज किया जाता है ताकि हम बिजनेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। जैसे बिल्डिंग है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मोटर व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स और बहुत तरह की हमें कुछ फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो बिजनेस में देखने को मिल सकती हैं। अब हर एक एसेट की एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ लाइफ होता है और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो एसेट एक्सपायर हो जाती है ना। जैसे हम कोई सिंपल सा प्रोडक्ट भी अगर मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं तो उस पे डेट ऑफ एक्सपायरी लिखा हुआ होता है ना, बेस्ट बिफोर लिखा हुआ होता है। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर है कि जो भी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे, एक बिजनेस यूज करता है, वो फिक्स्ड एसेट एक पर्टिकुलर लाइफ के लिए होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है और उस टाइम पीरियड के बाद वो जो एसेट होती है वो अपनी बिजनेस ऑपरेशंस के लिए या हमारे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए अपनी यूजफुलनेस, मतलब वो अब काम में आने के लायक फिर नहीं बचती हैं। तो दिस फॉल इन दी वैल्यू। और ऐसी एसेट्स को जो हम यूज करते हैं या उनकी जो यूटिलिटी होती है वो ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूज, मतलब बार बार उन्हें यूज करने की वजह से या फिर एक्सपायरी ऑफ टाइम की वजह से, टाइम पीरियड बीत जाने की वजह से जो गिरावट आती है, जो फॉल आती है, उसे हम डेप्रीसिएशन का नाम देते हैं। तो अगर हम इन अदर वर्ड्स डिस्कस करें तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज नोन एज डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन बेसिकली क्या है? डेप्रीसिएशन है एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए फिक्स्ड एसेट को जितने कॉस्ट पर खरीदा गया था और उसके उस पूरे के पूरे लाइफ के दौरान जब हम उसकी उस कॉस्ट को बांटते हैं, एलोकेट करते हैं, सेट असाइड करते हैं, उसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। इसे मैं एक एग्जाम्पल की फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखो जैसे मान लो कि मैंने एक कार खरीदी जिसकी कीमत 10 लाख रुपीस थी, ठीक है। आज वो कार खरीदी गई है। लेट्स सपोज कि हम उसे 10 इयर्स के लिए यूज करेंगे। वैसे तो ये भी टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड जैसे जैसे बीतता चला जाता है नई कार्स मार्केट में आती रहती होती हैं और वैसे भी अगर हम कार को यूज करते जाएंगे, उसके टायर्स वगैरह जो हैं वो स्क्रैप में बदलते चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कार जो है वो भी धीरे धीरे वैल्यू जो है वो अपनी डिक्रीज करती चली जाएगी जैसे जैसे हम उसे यूज करते चले जाएंगे। कभी रिपेयर का प्रॉब्लम आएगा, कभी कुछ भी। तो इसलिए कार की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो अब देखो अब क्या कंसेप्ट है, जो डेप्रीसिएशन है, मैंने अभी अभी आपको बोला ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एलोकेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे।
अब देखो बहुत ही ध्यान से कि हम ये एलोकेशन क्यों करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैंने आज ये 10 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, जब 10 साल बाद मेरी ये कार खराब हो जाएगी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, तो मुझे नई कार खरीदनी पड़ेगी। अगर मैं नई कार खरीदूंगी तो क्या मुझे 10 साल बाद भी ये कार, एक तो ये गारंटी नहीं है कि ये कार जो मॉडल मैंने आज खरीदा वो मुझे मिलेगा 10 साल बाद या नहीं। प्लस अगर मैं 10 साल बाद यही सेम मॉडल मुझे मिल भी जाए, अगर मैं खरीद भी लूं, तो क्या गारंटी है कि वो मुझे 10 लाख रुपए में ही मिलेगी। क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन चलता है, क्योंकि मार्केट में राइज इन प्राइजेस हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, तो 10 लाख वाली जो आज खरीदी गई है वो 10 साल बाद मुझे 10 लाख की ही नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर 10 लाख की मिल भी जाए तो 10 साल बाद एकदम से 10 लाख रुपया अरेंज करना काफी मुश्किल काम है ना। सोच समझ कर लिया जाने वाला डिसीजन है ना कि हम 10 लाख रुपए कहां से अरेंज करेंगे। तो इसलिए ये जो डेप्रीसिएशन है वो इसलिए एलोकेट किया जाता है, वो बांट दिया जाता है बिजनेस की लाइफ के अकॉर्डिंगली, एसेट की लाइफ के अकॉर्डिंगली, ताकि हम ये पता लगा सकें कि हम हर साल कितना सेव करें। अब मैं बहुत ही सिंपल से तरीके में समझाऊंगी कि अगर 10 लाख कॉस्ट है, 10 साल हमने एसेट को चलाना है, अगर मैं हर साल 1 लाख रुपया जमा करती जाऊं, साइड पे रख दूं। अगर आपको याद हो तो एलोकेशन जब मैंने वर्ड बोला था अभी तो मैंने बोला था बांटना या सेट असाइड करना। मतलब अगर मैं हर साल 10 लाख रुपए इकट्ठे करने के माइंड में रखते हुए 1-1 लाख अगर जमा करती चली जाऊं, तो देखो 10 साल बाद 10 लाख रुपए अरेंज हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मैं हर साल 1-1 लाख रुपया साइड पर रख रही हूं। अगर मुझे 10 साल बाद ये कार जो है, अगर इसका अपग्रेडेड मॉडल भी मान लो, अगर वो मुझे 13 लाख में भी अगर मिलता हुआ होगा, तो मुझ पे मेरे पास 10 लाख रुपए तो है ही है। तो मुझ पर कितना भार पड़ा, मुझ पर एक्स्ट्रा जो भार पड़ा वो पड़ा सिर्फ 3 लाख का। तो कहां तो हमें 13 के 13 लाख पहले पूरे अरेंज करने पड़ते, लेकिन अब 10 लाख जो है वो हम कुछ कुछ जमा कर मतलब सिंपल सी बात ये ना, जैसे हम कहते हैं कि हमें हमारी फ्यूचर लाइफ को ध्यान में रखते हुए थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करनी चाहिए। तो ये जो डेप्रीसिएशन है वो एक तरीके से हमारे लिए एक रिजर्व बन रहा है, एक फंड बन रहा है, जिसमें हम एक साइड पर पैसा रखते चले जा रहे हैं और हम धीरे धीरे कर जो हमारी एसेट डिक्रीज होती चली जा रही है उसके लिए अरेंजमेंट्स करते चले जा रहे हैं शुरू से ही, ताकि जब ये खत्म हो, जब इसका लाइफ स्पैन खत्म हो, एक्सपायर हो, तो जब इसे रिप्लेस करने की जरूरत पड़े, इसकी जगह पर कोई दूसरी एसेट लेकर आने की जरूरत पड़े, तो हमें ज्यादा भार हमारी पॉकेट पर फील ना करना पड़े। तो इसीलिए डेप्रीसिएशन को एक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का प्रोसेस भी बोला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक हल्का सा मीनिंग समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ डेफिनेशंस विजिबल हैं। कई बार एग्जाम्स में डिफाइन आ जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीसिएशन, तो इट्स ओके कि अगर आप मीनिंग एक्सप्लेन कर देते हो, लेकिन अगर आपको डिफाइन आ जाता है तो आपको किसी राइटर के अकॉर्डिंगली, आपको किसी ऑथर के अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देनी होती है, वो भी वर्ड टू वर्ड जैसे उसने दी है बिल्कुल उसी तरीके से। तो देखो यहां पर 3 जो डेफिनेशंस हैं वो अवेलेबल हैं आपके लिए, बहुत ही इजी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं R.N. कार्टर के अकॉर्डिंगली हमें क्या बता रखा है। डेप्रीसिएशन इज अ ग्रेजुअल। अब ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, हम वर्ड बोलते हैं ना स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअल का मतलब यही है कि जो एकदम से ऑल ऑफ दी सडन नहीं हुआ है, जो धीरे धीरे हो रहा है। तो जैसे जैसे हम यूज करते चले जाएंगे या जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, वैसे वैसे मेरी कार जो है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो डेप्रीसिएशन इसलिए क्या हो गया, एक ग्रेजुअल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो परमानेंट डिक्रीज। ये टेम्परेरी डिक्रीज नहीं है कि आज हुआ है कल नहीं होगा, ये परमानेंट डिक्रीज है। या ये नहीं है कि आज वैल्यू में कमी हुई है तो कल को वो बढ़ जाएगी, नो,
ये जो डेप्रिसिएशन नाम की चीज है वो एक ग्रेजुअल और परमानेंट डिक्रीज है जो कि एसेट की वैल्यू में हमें देखने को मिलती है फ्रॉम एनी कॉज। तो कॉजेज भी हम देखेंगे, वैसे इसी सेशन में देखने वाले हैं हम कि कौन से कॉजेज हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के। लेकिन यहाँ आपको मीनिंग की फॉर्म में, डेफिनेशन की फॉर्म में क्या बताया गया कि किसी भी वजह से जब किसी एसेट की वैल्यू में हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली और एक परमानेंट डिक्रीज देखने को मिलता है तो उस डिक्रीज को क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन को देखें तो वो विलियम पिकल्स के अकॉर्डिंगली है, और वो क्या है, डेप्रिसिएशन मे बी डिफाइंड एज द परमानेंट, फिर से देखो परमानेंट है, एंड कॉन्टिन्यूइंग डिमिनिशन इन दी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो एसेट की क्वालिटी भी कम होती है, क्वांटिटी भी कम हो जाती है और वैल्यू भी, मूल्य में भी गिरावट आती जाती होती है। ठीक है, जैसे हम नया कूलर घर में लेकर आए हैं तो उस वक्त लोहा वजनदार होगा, और जैसे जैसे हम उसे यूज करते जाते हैं बिल्कुल ही वो स्क्रैप हो जाता है, कबाड़ हो जाता है। तो हम जब उसे सेल करते हैं तो आपको पता होगा कि तब उसकी क्वांटिटी जो है वो ना के बराबर ही हो जाती है। लोहा जो है वो क्योंकि रस्ट वगैरह लगती है तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो है उसकी क्वांटिटी में भी डिक्रीमेंट देखने को मिलती है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, अगर हम अब डेफिनेशन नंबर 3 देखें जो कि हमें स्पाइसर एंड पेगलर के अकॉर्डिंगली बता रही है, वो क्या है, डेप्रिसिएशन इज द मेजर ऑफ द एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब भी क्या होता है, खत्म होना या गिरावट होना, of the effective life of an asset from any cause during a given period। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान जब किसी भी वजह से एसेट की लाइफ में, एसेट की लाइफ को ध्यान में रखते हुए उसकी इफेक्टिव लाइफ में जब डिक्रीमेंट होती है वैल्यू में, उस डिक्रीमेंट को, उस एग्जॉशन को हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दोज डेफिनेशंस एंड मीनिंग हम देखते हैं कि हमें क्या स्पेशल फीचर्स बता रखे हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं डेप्रिसिएशन के। देखो, डेप्रिसिएशन इज द डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, कमी, इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन देखो आपको बता रखी है, लैंड। लैंड, जमीन की कीमत एप्रिशिएट होती है, बढ़ती है, डेप्रिशिएट बहुत ही रेयर चांस है, ना के बराबर है। तो इसलिए लैंड को छोड़कर बाकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनके नाम हमने अभी अभी मीनिंग में भी स्टडी किए थे, इनमें हम गिरावट को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। सेकेंडली देखिए, सच फॉल इज ऑफ परमानेंट नेचर, टेम्परेरी नेचर का नहीं है ये परमानेंट नेचर का है। वंस, एक बार अगर वैल्यू रिड्यूस हो जाती है तो वो दोबारा से रिस्टोर नहीं हो सकती है। डेप्रिसिएशन एक ग्रेजुअल, अभी अभी बताया ना, स्लोली, और एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो डिक्लाइन होगी धीरे धीरे जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे, या अगर वो हमारी एसेट ऑब्सोलीट हो जाती है, मतलब आउट ऑफ फैशन हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, या टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, तो हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये एसेट की मूल्यांकन करने का प्रोसेस नहीं है। कौन सा प्रोसेस है? अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा है और अभी अभी हमने मीनिंग में भी देखा था एंड में कि ये प्रोसेस ऑफ एलोकेशन है। किस चीज का? कॉस्ट ऑफ एन एसेट को बांटना है। कैसे बांटना है? उसकी लाइफ के आधार पर। जैसे मैंने 10 लाख को 10 ईयर्स के अकॉर्डिंगली बांटा था, तो हर साल में कितना कितना बटा था? 1 लाख रुपीज बटा था। बिल्कुल इसी तरीके से इट डिक्रीजेज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, नॉट द मार्केट वैल्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो हम, जैसे मैंने आपको बोला कि कार 10 लाख की खरीदी गई थी, तो वो जो 10 लाख हमने पे किया था, हम अपनी बुक्स में उस 10 लाख के अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो हमारी बुक वैल्यू बन जाएगी। अब हम हमारी बुक्स में जो डिक्रीज भी रिकॉर्ड करेंगे ना, जो डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करेंगे, वो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली होगी। मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है, तो हमने मार्केट वैल्यू को रिड्यूस नहीं करना है, हमने किसको रिड्यूस करना है? जितनी कीमत हमने पे की थी उसके अकॉर्डिंगली। तो इसलिए डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू रिड्यूस करती है, मार्केट वैल्यू रिड्यूस नहीं करती है। जैसे मैंने अगर कार
10 लाख की खरीदी तो जरूरी नहीं है कि अब उसकी मार्केट वैल्यू जो वो 10 लाख की ही रह गई हो, ज्यादा भी हो सकती है मार्केट वैल्यू, कम भी हो सकती है, तो इसलिए हमने रिकॉर्डिंग बुक वैल्यू के हिसाब से करनी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपने अर्लियर सेशंस अटेंड किए हैं तो जब आपको टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में बताया गया था तब आपको बताया गया था कि एसेट्स जो हैं वो टेंजिबल भी होती हैं और इनटेंजिबल भी होते हैं। टेंजिबल वो होते हैं जिनको देखा छुआ जा सकता है, लेकिन हम जिन्हें देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, जैसे गुडविल है, जैसे पेटेंट राइट्स हैं, कॉपी राइट्स हैं, ये या और भी हमारी कुछ एसेट्स होती हैं। यहां बेसिकली बात की जा रही है फिक्स्ड एसेट्स की। तो फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में हम बात करें इनटेंजिबल की फॉर्म में तो यहां आती हैं माइंस है, जैसे ऑयल वेल्स वगैरह खाने होती है ना, तो आपको यहां पर ऐसी कुछ वेस्टिंग एसेट्स के बारे में यहां पर बता रखा है कि ये टर्म जो है वो उनके केस में नहीं यूज होती हैं। इवन गुडविल वगैरह जो मैंने बताया उनके केस में भी ये टर्म यानी कि डेप्रिसिएशन नहीं यूज होती है। उनमें जो टर्म यूज होती है उसे एमोटाइजेशन कहा जाता है। एमोटाइजेशन। 7th पॉइंट, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। देखो कैश आउटफ्लो का मतलब होता है कैश का हमारे बिजनेस से बाहर चले जाना। हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं फिर से एग्जांपल आपको याद दिलवाऊं मेरी, तो अगर मैंने ये बोला कि 1 लाख रुपया हम साइड पर रख रहे हैं, वो 1 लाख रुपया हम साइड पर कर अपने बिजनेस में ही रख रहे हैं ना, हम किसी बाहर वाले को तो नहीं पे कर रहे हैं ना। तो इसलिए डेप्रिसिएशन एक खर्चा तो है, क्योंकि हमारी इनकम में से पैसा बाहर निकालना पड़ रहा है, इनकम कम हो रही है हमारी, हम उस पैसे को और कहीं नहीं यूज कर सकते हैं, हमें उसे सेव कर रखना पड़ रहा है, साइड पर रखना पड़ रहा है। लेकिन वो एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें हम किसी बाहर वाले को कैश नहीं पे कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारी कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बुक्स में ये माइनस कर शो कर रहे हैं कि ये हमने एक चार्ज किया है हमारी इनकम पर। तो इसलिए इसमें कोई भी कैश हमारे बिजनेस से बाहर निकलकर नहीं जाता है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन होती है, क्योंकि हमें 2-3 डेफिनेशंस में ये देखने को मिला, फ्रॉम एनी कॉज, फॉर एनी कॉज। तो देखते हैं कि अब ये कॉज है कौन से। बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहला वेरी फर्स्ट कॉज, बाय कांस्टेंट यूज। वही फिर से एग्जांपल लेकर चलूंगी कार वाली। हम कार को जैसे जैसे यूज करते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम उसे ऑपरेट करते चले जाएंगे, तो ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर वो वैल्यू की रिडक्शन होगी ही होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कार चलाएंगे तो टायर जो हैं वो घसेंगे, है ना। तो इसलिए कांस्टेंट यूज की वजह से फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से देखो बाय द एक्सपायरी ऑफ टाइम, मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स में जो डिक्रीज होती है वो ड्यू टू दी पैसेज ऑफ टाइम है। देखो आप कार ले आए घर में, आप कार को नहीं भी यूज करोगे ना, आपकी कार अगर महीने में 1 बार या 2 बार ही आपके गैरेज से बाहर निकलेगी, आप उसे आउटिंग के लिए कई बार घूमने के लिए बस 1 या 2 बार ही अगर महीने में बाहर निकालोगे ना, फिर भी अगर आप मार्केट में जाके उसकी वैल्यू चेक करवाओगे तो उसकी वैल्यू कभी भी वो नहीं आएगी, उतनी नहीं आएगी जितने में आपने खरीदी है, क्योंकि खरीदने के बाद 1 महीना बीत चुका है या टाइम बीत चुका है। चाहे आपने यूज किया चाहे आपने नहीं यूज किया, लेकिन हवा, पानी, ह्यूमिडिटी, इन सब चीजों का वो आयरन पर जिसकी कार बनी हुई है, उस मेटल पर, उस पर असर पड़ा ना, तो उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी, वैल्यू में डिक्रीमेंट आएगी। तो यहां पर है कि चाहे अगर टाइम पीरियड भी एक्सपायर हो जाए ना, तब भी वैल्यू में जो डिक्रीमेंट आती है ड्यू टू दी नेचुरल फोर्सेस, लाइक देखो यहाँ आपको बता भी रखा है रेन, विंड और वेदर की वजह से, तो इनकी वजह से भी वैल्यू में हमें कमी देखने को मिलती है। अब देखो नेक्स्ट है बाय द एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। देखो कई बार कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ बता रखा है लीज क्या होता है। लीज बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक लेसर होता है और एक लेसी होता है। लेसर के पास कोई एसेट होती है
और वो उस एसेट को यूज करने का अधिकार लेसी को दे देता है। तो इसमें देखो अधिकार, राइट का मतलब अधिकार ही होता है ना। तो देयर आर सर्टेन एसेट्स, कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं विच हैव अ डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ। तो इस केस में क्या होता है, लेसर, जैसे अगर मैं इसी की एग्जांपल लूं तो लेसर लेसी को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपनी एसेट यूज करने के लिए दे देता है। अब जो सामने वाला बंदा है यानी कि लेसी है, वो उसे यूज करे चाहे ना करे, लेकिन क्योंकि राइट एक्सपायर हो रहे हैं, क्योंकि स्पैन बीतता चला जा रहा है, टाइम पीरियड बीतता चला जा रहा है, तो डिक्रीमेंट इन दी वैल्यू ऑफ एसेट जरूर हमें देखने को मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पर शो की गई है कि अगर एक लीज ऑब्टेन की गई है 20 सालों के लिए, मतलब कोई जैसे मान लो सिंपल सी एग्जांपल लैंड है, ठीक है, लैंड ली गई है लीज पर 20 सालों के लिए और कितने रुपए दिए गए हैं, 5 लाख रुपए, ठीक है। अब हर साल अगर मैं फिर से वही, जैसे मैंने 10 लाख को लाइफ से डिवाइड किया था, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर आप 5 लाख को 20th लाइफ है तो 20 से डिवाइड करो, तो हर साल जो वैल्यू है वो 25,000 से कम होती चली जाएगी। आप चाहे लैंड को यूज करो चाहे ना करो, मतलब लीज तो 20 साल बाद खत्म हो ही जाएगी। आप अगर लैंड को शुरू से ही यूज करना शुरू कर दोगे, खेती बाड़ी वगैरह अगर करोगे, तो उससे आपको कमाई होगी, तो आप अपने ये वैल्यू को कवर कर लोगे, ठीक है। लेकिन जितना लेट आप लैंड को यूज करना शुरू करोगे, आपको उतनी लेट इनकम मिलने लगेगी, तो आप उतनी ही लेट अपना ये कॉस्ट कवर अप कर पाओगे। कॉस्ट लेट कवर अप होगी तो आपको प्रॉफिट भी लेट ही मिलेगा या कम ही मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट, तो वो है बाय ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि मार्केट में नया ट्रेंड आ गया है, कोई नई इन्वेंशन आ गई है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, तो उसकी वजह से पुरानी एसेट्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो गई हैं और उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है या उन्हें हम अब यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस वजह से भी कुछ कई बार ऐसी एसेट्स होती हैं जिनकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो गई, आउट ऑफ डेटेड हो गई हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, बाय एक्सीडेंट। अब कई बार ड्यू टू फायर, ड्यू टू अर्थक्वेक, ड्यू टू फ्लड, व्हीकल्स जो हैं या कोई भी एसेट जो है वो ड्यू टू एक्सीडेंट डैमेज हो जाते हैं और इसलिए जब डैमेज हो गए तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, अब आपके पास एक पॉइंट है जिसमें मैंने एमोटाइजेशन का ऊपर जिक्र किया था, उसी से मिलता जुलता ये पॉइंट है जिससे डिप्लीशन कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम खाने खोदते चले जाएंगे वैसे वैसे वो डिप्लीट होती चली जाएंगी। तो डिप्लीशन भी क्या बन गया? डिप्लीशन इज दी डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। ये भी अच्छा एग्जांपल है, आपसे पूछा जा सकता है कि वेस्टिंग एसेट्स कौन सी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यू टू कांस्टेंट वर्किंग, जैसे जैसे हम इन पर ज्यादा काम करते चले जाएंगे, खाने जितनी ज्यादा खोदते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा वहां से मिलने वाले रिसोर्सेज कम होते चले जाएंगे और दैट मीन्स वैल्यू में गिरावट आती चली जाएगी। Now coming to the last one, this is by permanent fall in market price। देखो ऊपर अभी अभी हमारे पास जिक्र आया था जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे कि एक बुक वैल्यू होती है और एक मार्केट वैल्यू होती है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जितने पर हमने खरीदा है हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसी के हिसाब से रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि मार्केट में, बाजार में क्या कीमत प्रचलित है, बाजार में क्या कीमत चल रही है उस पर्टिकुलर एसेट की। अब बाजार में तो फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, लेकिन अगर हम बाजार प्राइस को रिकॉर्ड करने लग जाएंगे तो हम तो हमारी बुक्स में वैल्यू ही चेंज करते रह जाएंगे, कभी वैल्यू अप जा रही है, कभी कोई जा रही है, कभी कोई आ रही है। तो इसीलिए दो द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, चाहे हम फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए हम मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली तो एसेट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सच एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल बट for use in the business. Sometimes the fall in the value of certain fixed assets is treated as depreciation, such as permanent fall in the value of investments. कई बार क्या होता है
कुछ एक ऐसी एसेट्स होती हैं जिनमें ना भारी गिरावट मार्केट प्राइस की फॉर्म में देखने को मिलती है। अब अगर भारी गिरावट आ गई है, अगर कल को हम हमारी एसेट को मार्केट में बेचने जाएं तो हमें कम प्राइस मिलेगा, है ना। अगर कम प्राइस मिलेगा तो दैट मीन्स हमारी एसेट की वैल्यू कम हो गई है। तो इसलिए अगर परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू हो तो उसको भी कई बार डेप्रीसिएशन का नाम दे दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा जो ये यहां तक का सेशन रहा, जिसमें बेसिकली हमने मीनिंग और डिफरेंट कॉजेस को डिस्कस किया, साथ में हमने फीचर्स भी कवर किए, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट और पॉइंट्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए वीडियोस को भी, एंड लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।